हाँ नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी के पिछले वर्ष के जो जीएस के पेपर हैं उसको उनके आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करने से फायदा होता है कि एक उस इतिहास को हम लोग पुनः दोहरा लेते हैं और क्वेश्चन का ट्रेंड पता लग जाता है, कैसे पूछ रहा है और कैसे हमको स्टडी करनी है और उसको स्टडी कैसे करनी है ये पता लग जाता है। और इस तरह से कई सालों के पेपर सॉल्व करने से जो स्टडी का जो मूड है वो जो है स्टेब्लिश हो जाता है। तो पिछले वीडियो में यूपीएससी के 2019 तक के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, स्पेशली हिस्ट्री के, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से हम लोगों ने शुरू किया था। तो मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से आपके ऑब्जर्वेशन का जो पावर है वो भी बढ़ेगा और मेंस में भी इसके फायदे होते हैं। अब आज देखते हैं 2019 में एक क्वेश्चन और आया था मेडिवल हिस्ट्री के, उस पर चर्चा करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, बताना यह है कि कौन से इसमें करेक्ट आंसर है। पहला है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था दिल्ली सल्तनत में। दूसरा है इक्ता सिस्टम जो है, जो इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट जो एंशियंट काल का जो है पूछ रहा है कि इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजेंस इंस्टीट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द मीर बख्शी वाज इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ खलजी सल्तनत ऑफ द दिल्ली। तीनों में से कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है। पहला है ओनली 1, दूसरा है 1 and 2, तीसरा है थर्ड ओनली, फोर्थ पर डी पर है 1, 2 and 3। पहला स्टेटमेंट है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। जो दिल्ली सल्तनत के जो रेवेन्यू कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके ऑफिसर्स को क्या आमिल कहा जाता था। फर्स्ट, इक्ता सिस्टम जो है सल्तनत काल का। सेकंड है कि इक्ता सिस्टम ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन, क्या जो है प्राचीन काल की एक जो है एक संस्था थी, एक स्वदेशी संस्था थी, एंशिएंट इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन थी। क्या प्राचीन स्वदेशी संस्था थी जो है इक्ता, जो कि दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी। तीसरा क्वेश्चन है, द ऑफिसर ऑफ द मीर बख्शी एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द regime of the खलजी सल्तनत ऑफ द दिल्ली। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रिसाइड बाय द आमिल। आमिल एक करेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा है, इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज इन एंशिएंट इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो इक्ता सिस्टम था वो मध्य एशिया से जो अडॉप्ट किया गया था इस्लामिक कंट्री का, और जो मिलिट्री
मिलिट्री सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते थे उनको सैलरी के एवज में दिया जाता था इक्ता। इक्ता बाद में इक्ता जो है पैतृक बन गया, लेकिन उस समय इक्ता अस्थाई स्वामित्व दिया गया था। जब तक वो मिलिट्री सेवा दे रहे हैं तब तक उनको जो है उनकी सेवा के बदले वो चीज दी गई थी। तो इस तरह से ये परमानेंट नहीं था, केवल टेम्परेरी था। टेम्परेरी लैंड होल्डर्स थे लोग, परमानेंट नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर भी देखते थे और रेवेन्यू भी कलेक्शन करते थे। इसलिए दो जो है ये गलत है, ये कोई प्राचीन स्वदेशी संस्था नहीं थी। तीसरा है ऑफिसर ऑफ द मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द खलजी सल्तनत। पहली बार मीर बख्शी जो है वो मुगल काल में आता है। ये मुगल काल का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो फौज का अधिकारी होता था, सेना का अधिकारी होता था, उसको मीर बख्शी कहते थे। और मीर बख्शी मनसबदारी सिस्टम को प्रोसीड करता था। इस तरह से दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब एकता सिस्टम कोई प्राचीन स्वदेशी संस्था नहीं, ये भी गलत है। मीर बख्शी वो खलजी का सल्तनत काल में नहीं आया, ये भी गलत है, मुगल सिस्टम था। केवल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत का उसका चार्ज मीर आमिल होता था, ऐसा ही है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली वन। सेकंड क्वेश्चन आया था 2019 में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, संत निम्बार्क वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। दूसरा, संत कबीर वाज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑफ द शेख अहमद सरहिंदी। कोई आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच इज द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। संत निम्बार्क क्या जो है अकबर के समकालीन थे, पहला। संत कबीर क्या शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित थे। आंसर है एक सही है, दूसरा है दो सही है, सी है कि दोनों सही है, डी है कि दोनों नहीं सही है। अब देखते हैं संत निम्बार्क का जो है इनका शासनकाल, इनका जो है किस कार्यकाल में ये संत थे। संत निम्बार्क जो है तेलंगाना के वैष्णव भक्त के प्रचारक थे और 13वीं और 14वीं शताब्दी में थे। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में ये जो है ये जो है वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक थे, भक्त थे। जबकि अकबर का कार्यकाल 16वीं शताब्दी है, इसलिए निम्बार्क अकबर के कंटेम्परेरी नहीं है, बल्कि वो जो है एक तरह से तेलंगाना के क्षेत्र के थे, वो अकबर के कंटेम्परेरी नहीं थे, ये गलत है। दूसरा है कि संत कबीर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई द शेख अहमद सरहिंदी। तो संत कबीर का कार्यकाल देखिए और शेख अहमद सरहिंदी कब थे। तो कबीर जो है वो रामानंद की शिष्य थे, निर्गुण भक्ति के वो थे। ये इनका कार्यकाल, ये जो इनका जो लाइफ टाइम था वो था 15वीं शताब्दी था। और शेख अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदी सिलसिले के जो है रिलीजियस मूवमेंट के जो है ये अनुयायी थे, इस्लामिक अनुयायी थे। और ये इनका कार्यकाल 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में था। कबीर का 15वीं शताब्दी और जो है
कबीर का 15वीं शताब्दी और शेख अहमद सिरहिंदी का इनकी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब है कि इब्राहिम लोदी का कार्यकाल इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और कबीरदास जो है वो 15वीं शताब्दी के थे, निर्गुण संत थे और रामानंद के शिष्य थे। इसलिए आंसर होगा कि न तो निम्बार्क जो है कंटेम्प्रेरी थी अकबर की, न तो संत कबीर जो है शेख अहमद सिरहिंदी से इन्फ्लुएंस्ड है, दोनों गलत है। तो आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। विद रेफरेंस ऑफ द मियां तानसेन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन है तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय द एम्परर अकबर। तानसेन की जो उपाधि दी गई थी वो अकबर ने दी थी, क्या सही है? दूसरा है तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। क्या तानसेन जो है ध्रुपद ध्रुपद गायन का जो कंपोज किया है वो हिंदू देवी देवताओं के लिए किया है, क्या सही है? दूसरा। तीसरा है तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑफ हिज पैट्रॉन। क्या तानसेन ने जो है जो कंपोज किया है संगीत का पैट्रॉन्स, सॉन्ग ऑफ हिज पैट्रॉन, ऑन हिज पैट्रॉन, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन। और तानसेन इन्वेंटेड मैनी रॉक्स। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन से सही है। थोड़ा तानसेन का बैकग्राउंड देखते हैं। तानसेन ग्वालियर में राजा विक्रमजीत के कार्यकाल के थे, उनके दरबार में रहते थे और उन्होंने ही तानसेन की उपाधि दी थी। उनका नाम था, प्रारंभिक नाम था राम रतन पांडे और ग्वालियर के राजा ने ही उनको तानसेन की उपाधि दी थी। बाद में वो राजा रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, जहाँ से 1561 में 60 वर्ष की अवस्था में अकबर के दरबार में आते हैं। अकबर के दरबार में आते हैं और बैजू बावरा के भी समकालीन थे। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के प्राचीन प्रतिष्ठित गायन शैली को इन्होंने विकसित किया था, जो सामवेदिक शैली है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीन सामवेदिक शैली है, भक्ति संगीत शैली है। अष्टप्रधान जो कवि थे हिंदी साहित्य के, ब्रज भाषा के, उन्होंने भी ध्रुपद शैली को फॉलो किया था, जिसमें हरिदास, सूरदास और गोविंद स्वामी थे। तो ध्रुपद एक हिंदुस्तानी संगीत, प्रतिष्ठित संगीत थी। कई संगीतों का जो है इन्होंने खोज की थी। आमतौर पर तनपुरा पर पखावज के साथ प्रस्तुत की जाती थी। जो ध्रुपद थी आमतौर पर तनपुरा और पखावज के साथ प्रस्तुत की जाती थी। तानसेन ने के संरक्षण में गीतों का भी कंपोजिशन हुआ था। बहुत से रागों की खोज की थी, जिसमें राग मल्हार और दीपक राग। वैष्णव म्यूजिक खोज किया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने एक दो पुस्तकें भी लिखी, जिसमें एक है
बिलावल राग पर इन्होंने पुस्तक लिखी और रागों की भी खोज किया, जिसमें खमाज संगीत राग दिया, सारे गामा पा, जो स्पेशली ठुमरी और दादरा और होरी धमाल में प्रयोग होता था। इस तरह से देखते हैं कि तानसेन का टाइटल जो एम्परर अकबर ने दिया वो गलत है। पहला ऑप्शन गलत है कि दैट टाइटल वाज नॉट गिवन बाय द अकबर बट इट वाज द गिवन बाय द किंग ऑफ द ग्वालियर। सेकंड, तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स, ये सही है। जो वैष्णवी भक्ति के लिए जो है इन्होंने कृष्ण भगवान के लिए जो है उनके आराधना के लिए ध्रुपद जो है ये संगीत का कंपोज किया था। तीसरा है तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन ही पैट्रॉन, ये भी सही है। तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग मल्हार और राग दीपक, जो अभी हमने आपसे चर्चा किया था, इस तरह के रागों को भी उन्होंने खोज किया था। और विभिन्न हिंदुस्तानी संगीत शैली का विकास हुआ और ध्रुपद हिंदुस्तानी शैली का विकास किया। इस तरह से इसमें पूछा है विद रेफरेंस दैट मियां तानसेन व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आ जाएगा ए, पहला जो है वो सही नहीं कि तानसेन की उपाधि जो थी वो अकबर ने तानसेन को मियां तानसेन की उपाधि थी, मियां की उपाधि थी, उनको तानसेन को मियां तानसेन कहा, तो अकबर ने मियां का उपाधि दिया था। तानसेन की उपाधि जो थी वो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा आंसर इज नॉट करेक्ट। दैट इज द आंसर ए, तानसेन टाइटल वाज नॉट गिवन बाय द एम्परर अकबर बट द एम्परर अकबर हैज गिवन द टाइटल ऑफ मियां। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, तो इसमें आंसर जो है जहांगीर सही है। जहांगीर ने एल्बम चित्रकला का विकास किया, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, ईरान के शाह के चित्र बनवाया, उनके परिवार के लोगों के चित्र बनाया, मनुष्यों के चित्र और पशु पक्षी जानवरों के चित्र, प्रकृति के चित्र, भूदृश्य के चित्र, इस तरह से जहांगीर ने कई इस तरह के चित्रकला का विकास किया। जहांगीर जो प्रकृति के जो चित्र थे उसको भी विकास किया। वनस्पत जीव जंतुओं का यूरोपीय शैली का भी प्रभाव पड़ा इनके काल में। जो चित्रकला में डिस्टेंस आए, डिस्टेंस जो मेथड उपयोग इसी कार्यकाल में पहली बार होता है। रंगों का भी प्रयोग हुआ। मनुष्यों का, शिकार का, युद्ध का, राज दरबार का जो 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 चित्रण हुआ। मंसूर इनका जो चित्रकार थे इस कला में पारंगत थे। फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। हेरात के आगरा राजा को जहांगीर
के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का भी निर्माण कराया गया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। पांडुलिपि जो विषयों की चित्रकारी हुई, छवि चित्र, प्राकृतिक चित्र, इन सब के चित्रों का हुआ। एक चित्रकार थे बसावन, जिसने अकबरनामा के लिए चित्रकारी किया था, और एक मृतकाय दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में भटकते मजनू के चित्र का भी जो है चित्रकारी किया था। किसने? बसावन ने। और अकबरनामा के भी जो है मुख पृष्ठ का चित्रकारी किया था। जहांगीर के काल के चित्रकार और थे फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, अबुल हसन। फारूक बेग ने बीजापुर के आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाया था। मुगल काल के चित्र मनुष्यों के कोई मुख बनाता था तो कोई आंख का, कोई शरीर का, कोई पैर का। जहांगीर कहता था कि मैं चित्र को देखकर बता सकता हूं कि किसने किसने किस अंग का चित्र बनाया है, किसने आंख, किसने चेहरे का चित्र बनाया है, किसने हाथ, किसने पैर, किस चित्रकार ने क्या बनाया, मैं उसको पहचान सकता हूं। जहांगीर ने बिशनदास को फारस के शाह और परिजनों का चित्र बना लाने के लिए भेजा था। चित्रकार जहांगीर के दौलत ने बिशनदास, गोवर्धन, अबुल हसन और स्वयं का चित्र भी बनाया था जहांगीर के कहने पर। अबुल हसन ने तुझ के जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र बनाया। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। दोनों महान चित्रकार थे। मंसूर स्पेशली पशु और पक्षी और प्रकृति के चित्र का विशेषज्ञ था और अबुल हसन व्यक्ति के चित्र का विशेषज्ञ था। इंडिविजुअल चित्र बनाता था। एल्बम शैली का विकास हुआ। ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर का चित्र का बनाया गया। दर्जन मेरी का चित्र पकड़े जहांगीर का चित्र। मलिक अंबर के कटे सिर को पैर से ठोकर मारते हुए जहांगीर का चित्र। इस तरह से चित्रकला का जो विकास हुआ जहांगीर के काल में, वो चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब अगले वीडियो में 2018 से लेकर 2014 तक के जो मिडल इंडिया से जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के, उसकी चर्चा करेंगे। इसकी विस्तार से इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि और डीप में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो रिमाइंड रहे, और हर चीज़ को आपको एक एक बिंदु को पर टच करना है और उसको अपने माइंड में रखने के लिए नोट करते चलना है। और पूरे यूपीएससी में एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के आते हैं, 4-5 मिडल के, इसी एवरेज से एंशिएंट और मॉडर्न के। तो इतने बड़े हिस्ट्री के, इतने लंबे वाइड कार्यकाल के हिस्ट्री के पढ़ना और डीप में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन तो डीप में पूछा जाएगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।